प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और हम अब लोग अपने थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों यह समझ जाइए कि जो यह आपका तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जिसको आप जनन स्वास्थ्य कहते हैं, यह आपके जो दूसरे सब्जेक्ट जो चैप्टर है उसी से संबंधित यह आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या जनन स्वास्थ्य क्या है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है स्वस्थ जनन अंग तथा उनके सामान्य प्रकार जो हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ठीक है ना, अब हम यह जान जाते हैं बेटा कि इससे जो जनन स्वास्थ्य, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सामान्य तौर पे हम लोगों ने देखा है बेटा कि जो इंडिया है, भारत है अपना, उसने स्वतंत्रता के बाद हम लोग को 1947 में स्वतंत्रता मिली। ठीक है ना, और उसके बाद से इंडिया ने, भारत ने अपने 1951 में जो प्रोग्राम था जिसको हम लोग कहते हैं कि परिवार नियोजन, ठीक है ना, वो कब उन्होंने स्टार्ट किया 1951 में। इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था, वह जनसंख्या को नियंत्रित करना, और यह अब किस रूप में कार्य कर रहा है, अब यह परिवार कल्याण के रूप में कार्य कर रहा है। मैं बेटा आप लोग को एक चीज बताना चाहूँ कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और उसके अन्य एरिया है उससे जो रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है उसको हैंडल करने का काम जो है एक प्रोग्राम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, RCH या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है ना, यह क्या करता है, मैक्सिमम चीजों को जो भी इससे संबंधित इस प्रोग्राम के तहत जो RCH प्रोग्राम है इसके तहत लोगों को जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जनन के रूप में एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। सबसे पहले हम यह जान जाते हैं कि यह अपना कार्य कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो ऑडियो विजुअल माध्यम से या प्रिंटेड माध्यम से जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह जो है जनन स्वास्थ्य के विषय में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। दूसरा जो है अभिभावक, टीचर या अन्य माध्यमों से जो जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। तीसरा जो है कि जो जनन स्वास्थ्य को जो है करिकुलम में सम्मिलित करना, यौन शिक्षा को हमारे करिकुलम में शिक्षित ऐड करना। और आप जान सकते हैं कि और इसको कैसे किया जा सकता है, जो एडोलेसेंस एज में है, एडोलेसेंस फेज में बच्चे हैं, उनको यौन विषय पे जानकारी देना, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनके बारे में बताना कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। फिर जो ऐसे एज ग्रुप में हैं जिनका विवाह होने वाला है, जो शादी के एज में है, उनको जो है जो जनसंख्या जो बढ़ रही है लगातार और हम लोग का जो पॉपुलेशन है, हम लोग चाइना से भी ऊपर हो गए हैं, तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना, कैसे वह जो अनचाहा गर्भ है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, या कैसे अगर शिशु हो रहा है तो उसको कैसे उसके खान पान के बारे में जान सकते हैं। माता जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में, खान पान के बारे में, वह कैसे अपना खान पान करें, इसके बारे में जानकारी देना। उसके बाद से जो बहुत सारी जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना, यह सब क्या आ जाता है, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाता है। फिर हम जान जाते हैं कि बेटा भारत जैसे देश में फीमेल फर्टिसाइड एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, फीमेल फर्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जो अगर यह पता है कि गर्भ में जो है फीमेल एम्ब्रियो है, तो लोग उसका जांच कराते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक टेक्निक है, ठीक है ना, उसका जांच कराने पे अगर पता चलता है कि गर्भ में क्या है, अगर मादा भ्रूण है तो उसको गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो हम सबसे पहले जान जाते हैं बच्चों की एमनियोसेंटोसिस क्या होता है। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस जब बच्चा जो है गर्भ में रहता है,
ठीक है ना। तो वह किससे, एक एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस जो फीटस है उसके ही कुछ सेल इस एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं, उसको सिरिंज के माध्यम से निकाला जाता है और उसके क्रोमोसोम का टेस्ट किया जाता है। सामान्य तौर पे एमनियोसेंटोसिस जो है वह जो बहुत सारी अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, इन सभी बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं। चूंकि यह क्रोमोसोम बेस्ड यह टेस्ट है तो इसमें क्या होता है, बच्चे के लिंग का भी पता चल जाता है। तो यह क्या होता है, आम लोगों में क्या है, मैक्सिमम वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ फीमेल है, तो उसका क्या करते हैं, उसका अबॉर्शन करा देते हैं। फीमेल अगर एम्ब्रियो है गर्भ में तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो यह इंडिया में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको इलीगली यह कर दिया कि किसी भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बच्चों के लिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी कि गर्भ में क्या है, मेल है कि फीमेल है। सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है, कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, उसकी खोज किसने किया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने किया है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो ये प्रोग्राम है इससे क्या हुआ है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, MMR जिसको कहते हैं, पहले बहुत सारी जो महिलाएं होती है जब गर्भ में शिशु रहते थे उसी समय उनकी डेथ हो जाती थी, तो उससे समस्याओं से संबंधित उनकी डेथ हो जाती थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो उसमें बहुत ही कमी आई है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, और जिसके वजह से एक जो हम लोग एक हेल्दी स्वस्थ आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जनसंख्या स्थायीकरण और जन नियंत्रण। जनसंख्या स्थायीकरण में आप समझ जाइए बेटा कि जो है मतलब हम लोग की खान पान की या रहन सहन का स्तर बढ़ा है और मेडिकल फैसिलिटी भी बढ़ी है, जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारी आबादी जो है एकदम से स्पॉन्टेनियसली क्या हुई है, ग्रो की है। ठीक है, आप अगर देख लें तो बेटा मैंने अभी बताया ही था कि हम लोग चाइना से ऊपर आ गए हैं आबादी में, और अगर विश्व में हम लोग देख लें तो हर 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति क्या है, वो भारतीय है। और यह क्यों ये कमी आई है, क्योंकि जो मदर मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हुआ है, घटा है, और जिसके कारण हमारी जो है जो पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज में लोग हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव एज में लोग हैं यानी जो 20 से 40 के एज के लोग हैं, उनकी भी संख्या क्या हुई है, उनकी भी संख्या बढ़ी है, जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है अचानक ही बढ़ गई है। अब हम लोग जान जाते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव एज में हम लोग जान जाते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि 18 से कम उम्र के जो वो किस में आ जाएंगे, आपके प्री रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव में कौन आ जाएंगे, 20 से 40 वाले, ठीक है ना, जो आपकी आबादी को बढ़ाएंगे। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या आ जाएंगे, 40 से के ऊपर 40 से 70 वाले आ जाएंगे, जो किस में आ जाएंगे, आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है हमारा जो बना हुआ है उसमें आ जाएंगे। फिर हम लोग समझ जाते हैं बेटा कि RCH प्रोग्राम ने मतलब लोगों को अवेयर करने का बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन तब भी जनसंख्या पे नियंत्रण जो है बहुत ही उतना जो हमारे था कि इतना हो जाएगा उतना नहीं हुआ है। अब हम जान जाते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम नेचुरल मेथड यानी कि जो 10 से 17 डेज जो फीमेल में होता है, ओव्यूलेशन टाइम में होता है, उस समय अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ना हो तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यह माना जाता है कि जब बच्चा जो है 6 महीने तक का रहता है, जब मदर उसको फीड कराती रहती है तो उस समय भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन यह टेम्प्रोरी ही है, 6 महीने तक मैक्सिमम इसमें हो सकता है।
तीसरा जो है जैसे कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कॉन्डम जो है मेल और फीमेल दोनों में ही आते हैं। फिर चौथा जो आपका हो जाता है सर्जिकल में क्या आ जाता है आपका, जो मेल्स में वास डिफर्न को कट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेसेक्टॉमी। और जो महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। यह सब उपाय है जिनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह क्या है, एक कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स मैंने इससे भी बताया था कि सहेली क्या है, जो CDR जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो या तो प्रोजेस्टॉन्स होते हैं या प्रोजेस्टॉन्स प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशंस होते हैं, और यह क्या करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।